नमस्कार दोस्तों, जियोग्राफिकल थॉट्स पार्ट 6 में हम लोग महत्वपूर्ण कथन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को देखने जा रहे हैं, जिसमें विगत सभी परीक्षाओं में पूछे गए कथनों को समाहित किया गया है। आप लोगों में काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट करके कहा था कि महत्वपूर्ण कथनों पर एक वीडियो अवश्य बनाइए सर। निश्चित है, मैं आप लोगों को निराश नहीं करने जा रहा हूँ और यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। विभिन्न परीक्षाओं में इससे 2-3 प्रश्न आते रहते हैं, कुछ प्रश्न काफ़ी बार रिपीट भी हुए हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए। पहला है, अधिनगरीय क्षेत्र में गतिविधियों के व्यवस्थापन में सामाजिक उद्देश्यों को तैयार करने एवं स्पष्टीकरण की प्रक्रियाओं के रूप में प्रादेशिक नियोजन को परिभाषित किया है। Who defined regional planning as the process of formulating and clarifying social objectives in the ordering of activities in supra-urban space? यह उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन 2021 में पूछा गया था, तो इसका आंसर है जॉन फ्रीडमैन ने इसे परिभाषित किया था। अगला है, अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। Optimum population is that which gives the maximum income per head। पीजीटी 2004 में यह पूछा गया था। यह स्टेटमेंट डाल्टन द्वारा दिया गया था। इसमें सारे स्टेटमेंट्स को हमने हिंदी के अल्फ़ाबेट के अनुसार सजाया है। तो अभी हम लोग अ से देख रहे हैं, आगे देखिए। अपेक्षाकृत एक अधिक भौगोलिक राजनीतिक भूगोल की अपील की। अ मोर जियोग्राफिकल पॉलिटिकल जियोग्राफी। नेट नवंबर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है, तो यह अपील की थी हार्टशोन ने। ओंटोग्राफी का दर्शन ऑर्गेनिक हाफ ऑफ जियोग्राफी की व्याख्या करता है। द फिलॉसफी ऑफ ओंटोग्राफी एक्सप्लेन्स ऑर्गेनिक हाफ ऑफ जियोग्राफी इज इंट्रोड्यूस्ड बाई। यह हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। वहाँ जियोग्राफी का जो हायर एजुकेशन में पोस्ट आई थी, उसमें एग्जाम हुआ था 2017 में। तो इसका आंसर है WM डेविस। पांचवा है, आवश्यकताएं नहीं बल्कि प्रत्येक जगह संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं के स्वामी के रूप में मनुष्य उनके प्रयोग का निर्णायक है। देयर आर नॉट नेसेसिटीज बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज एंड मैन एज मास्टर ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज इज द जज ऑफ देयर यूज। नेट जुलाई 2016 में यह पूछा गया है। इसका आंसर होगा फेवरे। अगला कथन देखिए, इतिहास कथ्यात्मक है, भूगोल वर्णनात्मक है। हिस्ट्री इज नैरेटिव, जियोग्राफी इज डिस्क्रिप्टिव। यह हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में 2017 के एग्जाम में यह भी पूछा गया था हायर एजुकेशन के लिए। इसका आंसर है इमैनुअल कांट। अगला है, इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए और भूगोल को इतिहास की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। इसी को थोड़े दूसरे तरह से दूसरे परीक्षा में पूछा था। संपूर्ण इतिहास को भौगोलिक रूप से समझना चाहिए और संपूर्ण भूगोल को ऐतिहासिक रूप से निरूपित करना चाहिए। अथवा इसी को देखिए दूसरे एग्जाम में कैसे पूछा, इतिहास का भौगोलिक रूप से अध्ययन किया जाए और भूगोल को ऐतिहासिक रूप से पढ़ा जाए। हिस्ट्री बी ट्रीटेड जियोग्राफिकली एंड जियोग्राफी बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली, और all history must be treated geographically and all geography must be treated historically। यह नेट जून 2012, जुलाई 16 और GIC 2021 में अभी जो परीक्षा हुआ है उसमें यह पूछा गया था। तो यह स्टेटमेंट दिया है हेरोडोटस ने। अगला है, उत्थान की क्रिया के अनुसार ढाल परिच्छेदिका उन्नतोदर, समतल या नतोदर होती है। The slope profiles are convex, plane or concave according to the circumstances of uplifting action। यह नेट जून 2013 में पूछा गया है। यह स्टेटमेंट पेंक का है। अगला है, एक उत्थित भूखंड का स्थल रूप निर्माणक प्रक्रम द्वारा रूपांतरण होता है जिसका अवसान आकृति विहीन मैदान में होता है। यह PCS 2001 में पूछा गया था, यूपी PCS में। इसका इंग्लिश मेरे पास उपलब्ध नहीं है। कुछ ही ऐसे आपको स्टेटमेंट मिलेंगे जिसका इंग्लिश मैं नहीं उपलब्ध कराया हूँ, नहीं तो सबका मैंने उपलब्ध कराने का प्रयास किया है और है भी। इसका आंसर WM डेविस। अगला है, एक समान गहराई के साथ विभिन्न घनत्व, भू संतुलन से संबंधित यह स्टेटमेंट है। यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेरिंग डेंसिटी, यह हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में 2017 में यह भी पूछा गया था।
इसी संबंधित एक और स्टेटमेंट है, बड़ा स्तंभ कम घनत्व, छोटा स्तंभ अधिक घनत्व। बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी, स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। यह स्टेटमेंट किसका है? प्राट का। अगला है, एक ही प्रकार का वातावरण जीवन यापन या संस्कृति के भिन्न तरीकों के लोगों के लिए भिन्न अर्थ रखता है। यह किस अवधारणा से संबंधित है? ये पूछ रहा है। द सेम इन्वायरमेंट कैरीज डिफरेंट मीनिंग टू पीपल विथ डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग एंड कल्चर। नेट जून 2012 में पूछा था। ये संभववाद से ये संबंधित है। थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया गया है, इसलिए आप घबराइएगा नहीं। अगला है, एक हिमयुग था जिसके दौरान उत्तरी यूरोप का अधिकांश हिस्सा हिमाच्छादित था। देयर वॉज एन आइस एज ड्यूरिंग विच मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न यूरोप वॉज कवर्ड बाई आइस शीट्स। नेट दिसंबर 2019 में ये पूछा गया है। तो ये स्टेटमेंट है लुइस अगासीज का। अगला है, क्रमबद्ध भूगोल को सैद्धांतिक क्षेत्रों में चले जाना चाहिए और भूगोल को सामान्य खोज के लिए, न कि अन्य अध्ययनों की खोज के लिए जाना चाहिए। Systematic geography must move into theoretical spheres and regional geography into a search for generic and not unique studies। नेट जून 2014 में पूछा गया था। ये स्टेटमेंट है विलियम बुंगे का। अगला है, कल्याणकारी भूगोल वेलफेयर जियोग्राफी कौन कहाँ क्या पाता है और कैसे का अध्ययन करता है। अथवा यह दूसरे परीक्षा में पूछा गया था, किसे मिलता है क्या कहाँ एवं कैसे। इसका इंग्लिश एक ही है, हु गेट्स व्हाट वेयर एंड हाउ। यह पीजीटी 2002 और उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन 2021 में यह प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया है। तो स्टेटमेंट दिया है स्मिथ। और यदि यह पूछे कि किस अवधारणा से संबंधित है यह, तो कल्याणकारी भूगोल से संबंधित है। इस तरह से यह दो तरह से घुमा करके प्रश्न को पूछा गया है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला है, कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं। अथवा इसी को दूसरे तरह से देखिए, कोई अनिवार्यताएं नहीं है परंतु हर जगह संभावनाएं ही हैं। देयर आर नो नेसेसिटीज बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज। पीसीएस 1999, 2001 और पीजीटी 2000 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह स्टेटमेंट दिया है एल फेब्रे ने। अगला है, किसी एक चट्टान को उसके पर्यावरणीय उत्पादन के रूप में समझना चाहिए। जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो चट्टान भी परिवर्तित हो जाती है। यह पीजीटी 2004 में पूछा गया है। इसका इंग्लिश वर्जन हमारे पास उपलब्ध नहीं था, इसलिए इसका मैं नहीं दिया हूँ। तो यह स्टेटमेंट दिया था ए.के. लावेक ने। अगला है, कुछ भौगोलिक तथ्यों की वैज्ञानिक परिभाषा नहीं की जा सकती। या दूसरे में इसी को घुमा के पूछा है, कुछ भौगोलिक तथ्यों की वैज्ञानिक रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती है। एक में भूगोलवेत्ता पूछ रहा है और एक में पूछ रहा है कि यह किस उपागम से संबंधित ये स्टेटमेंट है। यह नेट दिसंबर 12 और जनवरी 2017 में यह पूछा गया है। सम जियोग्राफिकल फैक्ट्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड साइंटिफिकली। तो यदि भूगोलवेत्ता को देखें तो यह रिटर्न स्टेटमेंट दिया था और उपागम को देखें तो यह उद्देश्यवाद से संबंधित स्टेटमेंट है। अगला है, केवल एक प्रदेश है पृथ्वी की सतह जिस पर मानवता को अपना आवास मिला है। देयर इज ओनली वन रीजन द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन विच मैनकाइंड फाइंड्स इट्स होम। नेट जून 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। यह स्टेटमेंट मिंसुल ने दिया है। अगला देखिए, कोई क्षेत्र गरीब है क्योंकि यह गरीब है। एन एरिया इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। नेट जून 2015 में यह प्रश्न आया था। आप देख सकते हैं काफ़ी मेहनत मैंने किया है इसमें। एक एक चीज़ को, सारे प्रश्न पत्रों को यूजीसी नेट का मैंने अब तक का जितना पिछला था सभी को मैंने चेक किया है पेपर को। उसके आधार पर वहाँ से निकाला। सारे पीजीटी का मैंने सॉल्व किया है। अन्य दूसरे स्टेट्स की जो परीक्षाएं हैं पीसीएस की हैं उनको भी मैंने देखा है और तब यह संकलन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, उससे थोड़ा सा हिम्मत बढ़ता है। बाकी आप लोग इसको पढ़िए ज़रूर। तो इसका आंसर है गुन्नार मिर्डाल। अगला है, कौन व्यक्ति क्या कहाँ और किस कीमत पर प्राप्त करता है। अथवा इसी को देखिए, कोई क्या कहाँ किस लागत पर प्राप्त करता है। यह लोक वित्त भूगोल की परिभाषा है और यह परिभाषा किसने दी है यही पूछ रहा है आपसे। हु गेट्स व्हाट वेयर एंड एट व्हाट कॉस्ट। तो यह डिफिनेशन दिया है आरजे बेनेट ने।
यह 2 बार पूछा गया है, नेट जून 2013 और दिसंबर 2013 में। 21वां देखिए स्टेटमेंट है, चंद्रमा ने मूल रूप से पृथ्वी के जलीय और वायुवीय भागों से जल और वायु ली होगी और उसका वायुमंडल भी रहा होगा। द मून मस्ट नेसेसरली हैव कैरिड ऑफ वाटर एंड एयर फ्रॉम द वाटरी एंड एरियल पार्ट्स ऑफ द अर्थ एंड मस्ट हैव एन एटमॉस्फेयर। झारखंड टीजीटी 2016 में ये पूछा गया है। तो ये स्टेटमेंट है डेविड ब्रूस्टर का। अगला है, जनता कागजी कार्य और पार्सल को समर्पित। हार्वुड एवं वायस द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है। किस क्षेत्र से संबंधित है इसमें पूछ रहा है। डिवोटेड टू पीपुल, पेपर वर्क एंड पार्सल्स। नेट जून 2015 में यह पूछा गया था। तो यह क्रोड को ये डिफाइन करता है। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से किसी क्षेत्र में nth क्रम के शहर की जनसंख्या का आधार सबसे बड़े शहर का 1/nth होगा। साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ nth रैंकिंग टाउन इन अ रीजन विल बी 1/nth ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। नेट जनवरी 2017 में पूछा गया था। यह जो है जीके जिफ द्वारा दिया गया है, जो कोटि आकार नियम या रैंक साइज रूल से संबंधित है। अगला है, जो भी यूरेशिया पर राज्य करता है वह विश्व के भाग्य पर नियंत्रण करता है। हु रूल्स यूरेशिया कंट्रोल्स द डेस्टिनी ऑफ द वर्ल्ड। नेट जून 2009 में पूछा गया है। ये रिमलैंड थियरी से संबंधित है। इसे स्पाइक मैन ने यह स्टेटमेंट दिया है। 25वां है, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय स्थल पर शासन करता है। जो हृदय स्थल पर शासन करता है वह विश्व द्वीप को वश में रखता है। हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स द हर्टलैंड। हु रूल्स द हर्टलैंड कमांड्स द वर्ल्ड आइलैंड। नेट जून 2014 में पूछा गया है। हर्टलैंड थियरी से ये संबंधित है। मैकिंडर ने ये स्टेटमेंट दिया है। अगला है, जो मानवीय संस्कृतियों पर बल देता है और जिसे सामान्य रूप से मानव भूगोल के समतुल्य माना जाता है के रूप में सांस्कृतिक भूगोल को परिभाषित किया है। सांस्कृतिक भूगोल की यह परिभाषा है, which emphasizes human cultures and is commonly equated with human geography। यह डिफिनीशन दिया है डडले स्टम्प ने और यह आया था नेट जनवरी 2017 में यह पूछा गया है। अगला है, ढलान प्रोफाइल उत्थापन क्रिया की परिस्थितियों के अनुसार उत्तल, समतल अथवा नतोदर होती है। द स्लोप प्रोफाइल्स आर कन्वेक्स, प्लेन और कनकेव अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द अपलिफ्टिंग एक्शन। यह स्टेटमेंट है डेविस का। नेट नवंबर 2017 में पूछा गया है। अब ये देखिए 28वां प्रश्न कई बार विभिन्न परीक्षाओं में आया, जैसे नेट दिसंबर 2014, पीसीएस 1997, 2000, पीजीटी 2002, 13, डाइट लेक्चरर में भी ये पूछा गया था। क्या है, दृश्य भूमि प्रक्रम संरचना और चरण का प्रकार्य है। इसी को दूसरे रूप में स्थल रूप संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है, या भूदृश्य संरचना प्रक्रिया एवं अवस्था का परिणाम है। इस तरह से अलग अलग करके पूछा गया है इन परीक्षाओं में। इसको इंग्लिश देखिए, लैंडस्केप इज फंक्शन ऑफ प्रोसेस, स्ट्रक्चर एंड स्टेज, या लैंडस्केप इज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। तो ये आप लोगों में काफ़ी लोग जानते होंगे। यह स्टेटमेंट दिया था WM डेविस ने। अगला है, नगरीय भूगोल के अंतर्गत नगरों की व्यवस्था के भीतर व्यवस्था में नगर का अध्ययन किया जाता है। अर्बन जियोग्राफी एज द स्टडी ऑफ द सिटी एज अ सिस्टम विद इन अ सिस्टम ऑफ सिटीज। यह नेट सितंबर 2013 में पूछा गया था। यह स्टेटमेंट दिया है BJL बेरी ने। अगला है, पदार्थों अथवा ऊर्जा प्रारूपों की बृहत उपस्थिति जो अनिच्छापूर्वक उत्पन्न की गई हो, अपने उद्देश्य से अधिक समय तक टिकी हो, दुर्घटना द्वारा बची हो अथवा अनदेखे प्रभावों से पूर्व हो, मात्रात्मक रूप से जो उसके यानी आदमी के स्वास्थ्य को नुकसान देती हों अथवा उसको सुरक्षित करती हों। प्रदूषण की यह परिभाषा है और पूछ रहा किसने दिया है। इसको इंग्लिश में देखिए, द प्रेजेंस एट द लार्ज ऑफ सब्सटेंसेज और एनर्जी पैटर्न्स विच हैव बीन involuntarily produced, have outlived their purpose, have escaped by accident or have
unforeseen effects in quantities which harms his man's health or do offended him। तो यह परिभाषा दिया है लॉर्ड कैनेट ने। अगला है पर्यावरण प्रतिबिंब और निर्णय लेने के बीच एक सशक्त संबंध होता है। यह किस विचारधारा संबंधित है पूछ रहा है यहाँ पे। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट, इमेज एंड डिसीजन मेकिंग। नेट दिसंबर 2015 में पूछा गया है। तो यह व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म से यह संबंधित स्टेटमेंट है। 32वां है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। पीजीटी 2013 में पूछा था। इसका आंसर है ब्रून्स। देखिए जितने भी हमने आंसर दिए हैं वह फाइनल आंसर की के आधार पर यह मैंने दिया है और लगभग सभी आंसर सही हैं। फिर भी मानवीय चूक, कॉपी पेस्ट करने में कहीं कोई पेस्ट हो गया हो और मैं ध्यान न दे पाया हूँ, इस तरह से अगर जो कहीं भी आपको कोई इसमें त्रुटि समझ में आवे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जिसको मैं संशोधन करके कमेंट बॉक्स में डाल दूँ। अगला है प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है। टीजीटी 2021 में पूछा गया है। नेचर इज नेवर मोर देन एडवाइजर। यह स्टेटमेंट है विडाल डिला ब्लास का। अगला है प्रजाति वैध जैविक प्रत्यय है डैश डैश वैध सामाजिक सांस्कृतिक प्रत्यय नहीं। यदि बीच वाला एरिया को देखें तो ऐसे है प्रजाति एक मान्य जैविक संकल्पना है। यह आनुवंशिकता, नस्ल, जननिक लक्षण अथवा उपजाति द्वारा संगठित एक समूह है। यह मान्य सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा नहीं है। इसी को इंग्लिश में देखिए। अ रेस इज अ वैलिड बायोलॉजिकल कंसेप्ट, नॉट अ वैलिड सोशियो कल्चरल कंसेप्ट। या इसी को रेस इज अ वैलिड बायोलॉजिकल कंसेप्ट, इट इज अ ग्रुप यूनाइटेड बाय हेरिडिटी, अ ब्रीड और जेनेटिक स्ट्रेन और सब स्पेसीज, इट इज़ नॉट अ वैलिड सोशियो कल्चरल कंसेप्ट। तो यह एल क्रोबर भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, उनका ये स्टेटमेंट है। ये नेट जून 2013 और हायर एजुकेशन 2021 में यह पूछा गया था। अगला है प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को। रेस डिनोट्स ब्रीड, नो कल्चर। यह कथन है ग्रिफिथ टेलर का। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे दे दिया है। अगला है प्रत्येक स्थान में संभावनाएं हैं लेकिन कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं है और मानव न केवल संभावनाओं का स्वामी है बल्कि उसके प्रयोग का निर्णायक भी है। देयर आर नो नेसेसिटीज बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज एंड मैन एज मास्टर ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज इज द जज ऑफ देयर यूज। पीजीटी 2006 में यह पूछा गया था। तो ये स्टेटमेंट दिया है एल फैब्रे ने। अगला है प्रत्येक सुविचारित कार्य सबसे पहले दिमाग में चिंतन से शुरू होना चाहिए। यह वास्तविक रूप ले सके इसके पूर्व से चिंतन प्रक्रिया में शामिल कर उसका अभ्यास भी करना चाहिए। एवरी डेलिब्रेट एक्शन मस्ट स्टार्ट इन द माइंड, द रिल्म ऑफ थॉट, इट मस्ट बी कंसीव्ड एंड रिहर्स्ड इन द रिल्म ऑफ थॉट बिफोर इट कैन टेक प्लेस इन द फिजिकल। नेट जुलाई 2016 में पूछा गया था। ये स्टेटमेंट है बेंटन मैके का। अगला है पारिस्थितिक मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायु, जल एवं पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इसके दो आंसर मिल रहे हैं, एक जगह कोल मिल रहा है, एक जगह दासमैन मिल रहा है। आप लोगों से निवेदन है कि जिसको भी यह क्लियर हो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, जिससे कि इसको संशोधित कमेंट के माध्यम से मैं सभी लोगों के पास पहुंचा सकूं। यह टीजीटी 2011 में पूछा गया है। अगला है प्रादेशिक भूगोल भूगोल का क्रोड है। रीजनल जियोग्राफी इज कोर ऑफ जियोग्राफी। पीजीटी 2013 में यह स्टेटमेंट पूछा गया था। यह स्टेटमेंट है ब्लास का। अगला है प्रादेशिक भूगोल क्षेत्रों का उनकी विशिष्टताओं को स्पष्ट करते हुए वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यह क्षेत्रीय विभिन्नताओं का विश्लेषण करता है जिसमें किसी विशेष स्थान की विशिष्ट दशा को स्पष्ट किया जाता है। यह प्रादेशिक भूगोल की परिभाषा है। इसका इंग्लिश अवेलेबल नहीं है मेरे पास और यह पीजीटी 2004 में पूछा गया था और यह परिभाषा दिया था कार्ल रिटर ने। अगला है पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका नेबुला से हुई है। यह स्टेटमेंट दिया है लाप्लास ने और यह आया था पीजीटी 2003 में यह पूछा गया था।
अगला है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत से संबंधित है यह स्टेटमेंट दिया है HF रीड ने, और यह PGT 2009 में पूछा गया है। अगला है, पृथ्वी से उसके नियमों के विषय में उसी से पूछा जाना चाहिए। यह किसी परीक्षा में तो नहीं आया है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे दे दिया है। यह कार्ल रिटर द्वारा ये कहा गया है। अगला है, पैराडाइम विश्वासों, मूल्यों, तकनीकों आदि का पूर्ण समूह है जिसमें किसी प्रदत्त समुदाय के सदस्यों की भागीदारी होती है। पैराडाइम इज द इंटायर कॉन्स्टलेशन ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज, टेक्निक्स एंड सो ऑन शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अ गिवन कम्युनिटी। TS कुहन का यह कथन है। BHU PET में यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए, विभिन्न परीक्षाओं से मैंने खंगाला है और जुटाने का प्रयास किया है। अगला है, भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह ब्लास का कथन है। यह TGT 2011 में पूछा गया था। अगला है, भूगोल और इतिहास गैर समान जुड़वा हैं। जियोग्राफी एंड हिस्ट्री वर लाइक नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। ये स्टेटमेंट दिया है हार्टसोर्न ने। GIC 2021 में पूछा गया है। भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल पर भौतिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन करना है। जियोग्राफी एम्स टू स्टडी द फिजिकल एंड ह्यूमन रिलेशंस ऑन द अर्थ। ये कथन हमबोल्ट का है। PGT 2004 में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला देखिए, भूगोल का विशेष प्रयोजन बहुविधता में एकता की तुलना करना है। द स्पेशल पर्पज ऑफ जियोग्राफी इज द कंपैरिजन ऑफ यूनिटी इन मल्टीप्लिसिटी। यह स्टेटमेंट कार्ल रिटर का है। नेट जून 2010 में यह पूछा गया था। अगला है, भूगोल को पृथ्वी के धरातल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन बताया। Who defined geography as the study of the earth's surface which is home of man? इसे बताया है कार्ल रिटर ने। ये UP हायर एजुकेशन में 2021 में ये पूछा गया है। अगला है, भूगोल को मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। इसका इंग्लिश उपलब्ध नहीं है, किसी के पास उपलब्ध हो तो वो कमेंट करके क्वेश्चन नंबर डाल के दे देगा। क्रांतिकारी संप्रदाय से संबंधित है। यह PCS 1999 और 2004 में यह पूछा गया था। अगला है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये कई बार आता रहता है। हु डिफाइंड जियोग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी? इसे डिफाइन किया है बैरोज ने। देखिए, ये नेट जून 2012, जुलाई 16, जनवरी 17, नवंबर 17, PCS 1999, TGT 2013, TGT 2021 में। इतनी बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। हायर एजुकेशन में भी ये सब पूछा गया है, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। अगला है, भूगोल को परिमाणात्मक क्रांति अवधि के दौरान भविष्यवाची पद्धति की खोज के रूप में परिभाषित किया है, या भूगोल को भविष्य सूचक प्रतिरूपों की खोज के रूप में परिभाषित किया है। Who defined geography as discovery of predictive patterns during quantitative revolution period? W. बुंगे ने। नेट दिसंबर 2013 और नवंबर 2017 में यह डेफिनेशन पूछा गया है। अगला है, भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्रीय विज्ञान है, या भूगोल एक क्षेत्र विवरण विज्ञान या जीव वितरण विज्ञान है। हिंदी में विभिन्न तरीके से पूछा गया है। इंग्लिश में देखिए इसको, जियोग्राफी इज अ कोरोलॉजिकल साइंस ऑफ द अर्थ सरफेस, इसलिए इसे इंग्लिश में ही आप तैयार कर लीजिएगा। अल्फ्रेड हेटनर ने ये स्टेटमेंट दिया था। देखिए, ये भी कई बार पूछा गया है। नेट दिसंबर 13, जनवरी 17, जून 20, PGT 2000, 2009, 10, 13, 21 में ये PGT में इतनी बार पूछा गया, और PCS 2004 में भी यह पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसको याद करेंगे। अगला है, भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ, क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या करता है। यह भूगोल की परिभाषा है, और यह परिभाषा किसने दी है? तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ उपलब्ध है। कई बार इंटरव्यू में भी भूगोल की परिभाषा पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। जियोग्राफी इज कंसर्न्ड टू प्रोवाइड एक्यूरेट, ऑर्डरली एंड रेशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ द अर्थ सरफेस। रिचर्ड हार्टसोर्न
ने पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी में इस डिफिनीशन को दिया है। यह पीजीटी 2002, 4, जीआईसी 2021, पीसीएस 2000 और 2005 में, उसके बाद भी पीसीएस में आया होगा, मैंने थोड़ा सा बाद का पीसीएस मैंने नहीं टच किया है। यदि आप लोगों के पास और भी स्टेटमेंट हैं तो इसका लिस्ट बना लेंगे कॉपी पे और उसी के आगे अन्य स्टेटमेंट को भी बढ़ाते जाएंगे। अगला है भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्रण की कला से संबद्ध है। जियोग्राफी इज द साइंस विच डील्स विथ द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। तो यह स्टेटमेंट दिया था टालेमी ने। नेट दिसंबर 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला है भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है। जियोग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेज। ये भी कहीं पूछा गया है, मैंने नोट किया था इसलिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो यह है प्रेस्टन ई जेम्स ने ये स्टेटमेंट दिया था। अगला है भूगोल क्षेत्रीय अंतरक्रिया का अध्ययन है। एडवर्ड उलमैन ने कहा था। यह पीसीएस 1996 और 2001 में यह पूछा गया। अगला है भूतल पर समान प्रकार की जलवायु में सभी जगह समान प्रकार की वनस्पति होती है, किस सिद्धांत की पुष्टि करता है? तो पार्थिव एकता सिद्धांत यानी कि टेरेस्ट्रियल यूनिटी की पुष्टि करता है। पीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला है भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है। मैंस इज द लेटेस्ट एजेंट इन फैशनिंग ऑफ लैंडस्केप। यह स्टेटमेंट है सावर का। पीजीटी 2021 में यह बहुत जल्दी ही पूछा गया है। 60वां स्टेटमेंट है भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। जियोग्राफिकल साइकिल इज द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच an uplifted land mass undergoes its transformation by the process of land sculpture ending in low featureless plain। स्टेटमेंट डेविस का है जो पीजीटी 2021 में पूछा गया है। अगला है भौगोलिक क्षेत्र के सांस्कृतिक रूप से एकीकृत, प्रथमतः आर्थिक रूप से एकीकृत और बाद में विचार, शिक्षा, मनोरंजन इत्यादि के मतैक्य से एकीकृत क्षेत्र के रूप परिभाषित किया है जो इसे अन्य क्षेत्रों से पृथक करता है। यह प्रदेश की परिभाषा है और किसने यह दिया है ये पूछ रहा है। अ जियोग्राफिकल एरिया यूनिफाइड कल्चरली यूनिफाइड एट फर्स्ट इकोनॉमिकली एंड लेटर बाय कंसेंसस ऑफ थॉट एजुकेशन रिक्रिएशन एटसेट्रा व्हिच डिस्टिंग्विशेज इट फ्रॉम अदर एरियाज। यह परिभाषा दिया था के यंग ने। यह नेट दिसंबर 2014 में यह पूछा गया था। अगला है भौगोलिक विकास में पार्थिव एकता का सिद्धांत सदैव प्रबल रहा है। यह पार्थिव एकता समस्त भौगोलिक प्रगति में प्रभावी विचार रहा है। द डोमिनेंट आइडिया इन ऑल जियोग्राफिकल प्रोग्रेस इज दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। यह स्टेटमेंट दिया है विडाल डिला ब्लास ने। नेट जनवरी 2017, पीसीएस 2003 में यह पूछा जा चुका है। अगला है मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। ह्यूमन नॉलेज इज द बिगेस्ट रिसोर्स। यह कथन है जिम्मरमैन व मिचेल का। यह पीजीटी 2011 में पूछा जा चुका है। मनुष्य पृथ्वी की उपज है। मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। यह स्टेटमेंट एलन चर्चिल सैंपुल द्वारा दिया गया है और यह प्रश्न पीजीटी 2000 और 2013 में पूछा गया। पीजीटी का मतलब है यूपी पीजीटी। जहाँ भी मैंने पीजीटी लिखा है वह या पीसीएस लिखा है यानी यूपी पीसीएस की मैंने बात किया है। इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला है मानव ने अपने सामंजस्य में प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को एक पद और आगे बढ़ा दिया है। यह स्टेटमेंट गिफिट टेलर द्वारा दिया गया था। यह पीजीटी 2021 में पूछा गया है। हो सकता है कहीं पे किसी परीक्षा का गलत भी चढ़ गया हो कॉपी पेस्ट करने में और मैं एडिट न किया हूँ, फिर भी यह सभी के सभी जहाँ भी लिखा गया है वो परीक्षाओं में आए हुए हैं और लगभग 99.9% हमको 100% विश्वास है कि सही होगा। फिर भी कुछ भी 100% होता नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो गया होगा, तो उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। आगे है मानव भूगोल बेचैन मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य बदलते संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इसी को दूसरे रूप में देखेंगे तो ये है, इंग्लिश में एक ही है। ह्यूमन जियोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द
अनस्टेबल अर्थ। यह जो है मानव भूगोल की परिभाषा है और इसे इसी सैम्पुल ने दिया था और यह पीजीटी 2006 में पूछा गया है। आगे, मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव भौतिक वातावरण से निर्धारित होते हैं। Human activities are conditioned and sometimes determined by biophysical environment। यह किस विचारधारा से संबंधित है? तो नवनिश्चयवाद विचारधारा से संबंधित है और यह पीजीटी 2011 में पूछा गया था। अगला है, मिस्र नील नदी की देन है या मिस्र नील नदी का उपहार है। इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ द रिवर नील। तो यह स्टेटमेंट दिया था हेरोडेटस ने और यह नेट जून 2012, जुलाई 2016 और पीजीटी 2004 में यह प्रश्न आया हुआ है। आगे देखिए, मुझे पदार्थ दो और मैं इससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। गिव मी मैटर एंड आई विल बिल्ड अ वर्ल्ड आउट ऑफ इट। यह इमैनुअल कांट का कथन था, पीजीटी 2016 में आया है। आप जैसे जैसे देखेंगे कि हाल की परीक्षाओं में स्टेटमेंट देने का जो है चलन काफ़ी बढ़ गया है। स्टेटमेंट आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा। और काफ़ी प्रश्न आप इसमें भी देख रहे हैं कि रिपीट भी हो रहे हैं और इससे एक आइडिया आपको लग जाएगा कि किस तरह से प्रश्न उठाता है और क्या होता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। अगला है, रहन सहन के भिन्न तरीकों और भिन्न संस्कृति के लोगों के लिए एक ही पर्यावरण भिन्न अर्थ रखता है, किस संकल्पना से संबंधित है? ये पूछ रहा है आपसे। द सेम इन्वायरमेंट कैरीज डिफरेंट मीनिंग्स टू पीपल विथ डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग एंड कल्चर। तो ये संभाव्यतावाद यानी पॉसिबिलिज्म से संबंधित है। नेट जुलाई 2018 में यह पूछा गया है। आगे है, राज्य थल से संलग्न एक जीवन है। किसी परीक्षा में नहीं पूछा गया है या हो सकता है पूछा गया हो, मुझे जानकारी नहीं है, फिर भी ये इम्पॉर्टेंट लगा इसलिए मैं दे रहा हूँ। रेटजल का यह कथन है। अगला है, वर्तमान भूत की कुंजी है या वर्तमान अतीत की कुंजी है। द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। यह तो बहुत हलवा टाइप का है, लगभग सभी परीक्षाओं में ये दे दिया जाता है। नेट जून 10, दिसंबर 12, जून 13, दिसंबर 13, जनवरी 17 और दिसंबर 19। यानी नेट में ये बहुत ही कॉमन प्रश्न रहा है। पीसीएस में भी ये प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो यह कथन है जेम्स हटन और किससे संबंधित है पूछा जाए तो यह एकरूपतावाद। अब देखिए, अ से चलते चलते हम लोग व पे आ गए हैं, वर्तमान व पे आ गए हैं, यानी कि अब जल्दी ही समाप्त होने वाला है। वर्तमान प्रक्रियाएं समस्त भूवैज्ञानिक काल के दौरान क्रियाशील रहती हैं, किस सिद्धांत को संकेत करती हैं? या इसी को पूछा गया। सामयिक प्रक्रियाएं संपूर्ण भूवैज्ञानिक कालों के दौरान क्रियाशील थी। द प्रेजेंट डे प्रोसेसेज हैव बीन ऑपरेटिंग थ्रू आउट जियोलॉजिकल टाइम इज द प्रिंसिपल ऑफ। तो यह है एकरूपतावाद से संबंधित है। नेट सितंबर 13 और नवंबर 17 में यह पूछा गया है। अगला है, वनस्पति के लिए कोई अवकाश नहीं है, विकास तीव्र, अनवरत और सतत होता है। यह कथन किस पर लागू होता है? देयर इज नो हॉलीडे फॉर वेजिटेशन, ग्रोथ इज रैपिड, अनइंटरप्टेड एंड कंटिन्यूअस। दिस स्टेटमेंट अप्लाइज टू। तो वृष्टिमय उष्णकटिबंध रेनी ट्रॉपिक्स के लिए यह लागू होता है। नेट जून 2012 में यह पूछा गया था। देखिए, इस तरह से घुमा फिरा करके भी प्रश्न पूछता है। आगे है, वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। यह कथन है कोपेन का, जो पीजीटी 2013 में यह पूछा गया था। वातावरण जीव के पारिस्थितिक कारकों का योग है। ए फिटिंग का यह स्टेटमेंट है, पीजीटी 2010 में यह पूछा गया है। विकिरण का प्रवाह विकिरण करने वाली वस्तु के निरपेक्ष तापमान की चौथी घात के समानुपाती होता है, किस नियम से संबंधित है? द टोटल रेडिएंट हीट पावर इमिटेड फ्रॉम अ सरफेस इज प्रोपोर्शन टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यह स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम से संबंधित है। यह पीजीटी 2006 में पूछा गया है। ये क्या होता है, नेट पे जाकर के इसका थोड़ा सा डिटेल देख लीजिएगा, स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम है क्या। आगे है, विद्यमान वर्गीय यानी सेक्टोरल
और विभागीय योजनाओं को सिर्फ एक साथ ला देने से स्वतः कोई समेकित योजना तैयार नहीं हो जाती है। कोई योजना समेकित तभी बनती है जब योजना के क्षेत्र में बैकवर्ड लिंकेजेज और फॉरवर्ड लिंकेजेज को पूर्ण रूपेण विश्लेषित और इंटरलिंक्ड किया जाए। Which one of the following writers quoted merely packing together of existing sectoral or departmental plans does not automatically make an integrated plan? A plan becomes integrated only when background and forward linkages are thoroughly analyzed and interlinked in the area of planning आर क्लियरली स्पेसिफाइड। यह स्टेटमेंट है ML दंतवाला का। नेट नवंबर 2017 में पूछा गया है। अगला है विश्व के समस्त जलवायु के स्वरूप भारत में पाए जाते हैं। ऑल द टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन इंडिया। यह स्टेटमेंट दिया था मार्टसेन ने और यह PGT 2003 में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला है शक्ति संरचना पर्यावरण और आर्थिक असमानता के बीच के संबंध को कहा जाता है। या इसी को घुमा के पूछा है। शक्ति संरचना पर्यावरण और आर्थिक असमानताओं के बीच संबंध को कहा जाता है। द रिलेशनशिप एमंग पावर स्ट्रक्चर्स द इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इज टर्म्ड एज। यह राजनीतिक पारिस्थितिकी पॉलिटिकल इक्वलाइजी से संबंधित है। देखिए यह नेट दिसंबर 2014 और उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन 2021 में ये पूछा गया है। इस तरह से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए स्टेटमेंट वाले प्रश्न लगभग लोगों के खराब हो जाते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट आ जाते हैं। जो कॉमन स्टेटमेंट थे वो तो सब लोग कर ले जाते हैं और यह मेरिट बनाते हैं। इसलिए सभी स्टेटमेंट को एक बार ध्यान से देखिए। पता नहीं कब कौन सा स्टेटमेंट किस परीक्षा में आ जाए और जो भी आप लोगों को मिले इसके साथ अपना लिस्ट बढ़ाते रहिएगा। आगे है शहरी क्षेत्र में अवस्थित विस्तारित होते उद्योगों के समुच्चय और इसके प्रभाव क्षेत्र में हो रही आर्थिक गतिविधि के और विकास के रूप में प्रादेशिक विकास ध्रुव को परिभाषित किया है। प्रादेशिक विकास ध्रुव को डिफिनीशन ऑफ रीजनल ग्रोथ पोल की बात करा किसने यह दिया है तो यह वुडविले ने दिया है। इंग्लिश आप लोग देख लीजिएगा। नेट नवंबर 2017 में पूछा गया है। अगला है स्थल लोक, लोक यानी जन, एंड कार्य, कार्य का मतलब रोजगार के त्रिघट के रूप में प्रदेश की संकल्पना को प्रचारित किया। द कंसेप्ट ऑफ रीजन एज ट्रिनिटी ऑफ प्लेस फॉक एंड वर्क वाज प्रोपेगेटेड बाय, इसका आंसर है पैट्रिक गेडीज। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन 2021 में यह पूछा गया था। सभी प्रवाल भित्तियां आरंभ में किसी द्वीप के निकट उपांत भित्तियां थी। यह किस सिद्धांत से संबंधित हैं ये पूछ रहा है। ऑल कोरल रीफ्स बिगन एज फ्रिंज रीफ्स अराउंड एंड इनलैंड। तो डार्विन का निमज्जन सिद्धांत से यह संबंधित है। नेट जून 2015 में पूछा गया था। अगला है संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। किस विचारधारा को प्रकट करता है? द होल अर्थ इज अ यूनिट हुज डिफरेंट पार्ट्स आर इंटरलिंक्ड। दिस फैक्ट रिफ्लेक्ट्स विच आइडियोलॉजी। पार्थिव एकता के सिद्धांत को यह रिफ्लेक्ट करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी GIC 2021 में यह पूछा गया है। अगला है समस्त भूगोलीय प्रगति का मुख्य विचार पार्थिव एकता का है। द डोमिनेंट आइडिया ऑफ ऑल जियोग्राफिकल प्रोग्रेस इज दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। यह विडाल डी ला ब्लास का स्टेटमेंट है। यह नेट जुलाई 2018 में पूछा गया है। अगला है समाज की बीमाएं भौतिक बीमाओं के समरूप हैं और यह लोगों की संख्या, दूरी एवं समय को समाविष्ट करती हैं। डायमेंशंस ऑफ सोसाइटी आर एनालॉगस टू द फिजिकल डायमेंशंस एंड इंक्लूड नंबर्स ऑफ पीपल, डिस्टेंस एंड टाइम। यह स्टेटमेंट दिया था JQ स्टीवार्ट ने। यह नेट जून 2014 में पूछा गया है। अगला देखिए समान घनत्व परंतु गहराई में विभिन्नता। यूनिफॉर्म डेंसिटी बट वेरिंग थिकनेस। यह इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे दिया है। यह एरी ने दिया था। यह भी आइसोस्टेसिस से संबंधित है। अगला है सिमिलर लोकेशन लीड्स टू द सिमिलर मोड ऑफ लाइफ। यह स्टेटमेंट दिया था रेटजेल ने।
इसको इंग्लिश में इसलिए दिया गया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में यही लिखा हुआ था। यह हरियाणा वाला जो हायर एजुकेशन का एग्जाम हुआ था 2017 में, उसमें यह पूछा गया था। अगला है, संसाधन होते नहीं हैं, वे मानवीय सहयोग से बनते हैं। रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकम। यह जिम्मरमैन का स्टेटमेंट है। पीजीटी 2006 और 2010 में यह आया हुआ है। अगला है, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी विषयों, घरेलू राजनीतिक और सुरक्षा मामले तथा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति राजनीतिक भूगोल में एक नया रुझान है, जिसे कहा जाता है स्टडी इन सोशल एंड हेल्थ इश्यूज, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी इश्यूज एंड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इज न्यू ट्रेंड इन पॉलिटिकल जियोग्राफी। इट इज टर्म्ड एज, इसे कौन सा टर्म दिया गया है ये कह रहा है, तो बृहद भू राजनीति, मेटा जियो पॉलिटिक्स। इसको इंग्लिश वाला ही वर्जन याद रखिएगा, हिंदी में भी यही लिख देगा मेटा जियो पॉलिटिक्स। इधर बृहद भू राजनीति आप याद करके घबरा जाएंगे। तो यह पूछा गया था नेट जून 2020 में। अगला है, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक रूप से क्षेत्रीय संकल्पना का निर्माण हुआ है। स्पेस इज सोशली और कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। इसको किस विचारधारा के अंतर्गत रखा गया है, तो उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म। नेट नवंबर 2017 में यह पूछा जा चुका है। अगला है, सामाजिक प्रक्रियाएं स्थानीय संगठन की व्याख्या करती हैं। किससे संबंधित हैं? सोशल प्रोसेसेस एक्सप्लेन द स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन। ये मार्क्सवाद से संबंधित है, मार्क्सिज्म से। नेट जुलाई 2016 में पूछा गया। अगला है, संस्कृति वह सम्मिश्र समष्टि है जिसमें समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथाएं शामिल होती हैं। संस्कृति की परिभाषा ये है, और इसे किसने दिया है, तो इसे E.B. टेलर ने दिया। नेट जून 2015 में यह पूछा जा चुका है। अगला है, सांस्कृतिक सजातीयता द्वारा चित्रित सन्निहित भौगोलिक क्षेत्र डैश डैश के रूप में परिभाषित प्रदेश है। किस प्रदेश को इस रूप में परिभाषित किया गया है? A contiguous geographical are characterized by cultural homogeneity। सांस्कृतिक परिमंडल, कल्चरल रिल्म्स। नेट जून 2015 में यह पूछा गया है। अगला है, क्षेत्र अच्छे सेवक लेकिन बुरे स्वामी होते हैं। रीजन्स आर गुड सर्वेंट्स बट बैड मास्टर्स। यह स्टेटमेंट दिया है C.C. कार्टर ने। नेट जून 2013 में पूछा गया था। अगला है, क्षेत्र की जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग खानाबदोश चरवाहे हुआ करते हैं। किस क्षेत्र का वर्णन करता है, तो यह मध्य एशियाई स्टेप्स यानी सेंट्रल एशियन स्टेपी की बात कर रहा है। यह पीजीटी 2016 में पूछा गया था। अगला है, क्षेत्र सामाजिक रूप से अथवा सांस्कृतिक रूप से निर्मित होता है। स्पेस इज सोशली और कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। यह किस विचारधारा से संबंधित है, तो यह उत्तर आधुनिकतावाद यानी पोस्ट मॉडर्निज्म से यह संबंधित है। नेट दिसंबर 2013 में यह पूछा जा चुका है। और लास्ट स्टेटमेंट है, क्षेत्रीय आयोजना ऊपरी शहरी क्षेत्र में गतिविधियों के क्रम में सामाजिक उद्देश्यों को तैयार और वर्गीकृत करने की प्रक्रिया है। रीजनल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ फार्मुलेटिंग एंड क्लासिफाइंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स इन द ऑर्डरिंग ऑफ एक्टिविटीज इन सुप्रा अर्बन स्पेस। यह स्टेटमेंट दिया था जॉन फ्राडमैन ने। नेट नवंबर 2017 में पूछा गया था। इस तरह दोस्तों, मुझे आशा नहीं विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। मैं ये किसी से नहीं कहता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, पता नहीं क्या क्या सब चलता रहता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप पढ़िए और सफलता पाइए, और जो भी इसमें कमियां हो उसे मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, जिससे कि इसमें सुधार किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।